दरियाए सिंध ऊपर हिमालय के पिछवाड़े कैलाश के पहाड़ों से निकलता है तो तंग घाटियों की घुटन बर्दाश्त करता करता नीचे पंजाब तक आ जाता है, और फिर जिस जगह वो ज़मीन की तंगी से निजात पाकर अचानक मैदानों में निकलता है और आज़ादों की चाल चलने लगता है, उस जगह का नाम है कालाबाग। कैसी अजीब जगह है जहाँ दरिया आज़ाद और जहाँ लोग गुलाम हैं। वो जो सारा पंजाब कभी जागीरदाराना निज़ाम तले कुचला हुआ था, वो सारा पंजाब तो कभी का आज़ाद होकर तरक्की की खुली फ़ज़ाओं में जस्त लगाता चला जा रहा है, मगर उसका ये गोशा कि जिसे कालाबाग कहते हैं, आज तक जागीरदारी के बोझ तले कुचला हुआ है। ये बड़ा कदीम, बड़ा तारीखी शहर है। दूर से देखें तो दरिया के किनारे बुलंद होने वाले नमक के पहाड़ों पर यूं आबाद है जैसे इसके घरौंदे आगे पीछे नहीं, ऊपर तले बनाए गए हों। मैं कालाबाग में दाखिल हुआ। एक सड़क शहर के बीचों बीच चली जाती है। दोनों तरफ दुकानें और मकान हैं। दाहिनी तरफ नीचे दरिया है, बाईं तरफ ऊपर तक मकान बने हैं। दाहिनी तरफ की गलियां नीचे उतरती चली जाती हैं, बाएं हाथ की तंग गलियां ऊपर को चली जाती हैं, मगर गंदी नालियां जितनी भी हैं सब का रुख नीचे की तरफ है, दरिया की तरफ। सारी इमारतें पुरानी हैं, अंग्रेज़ों, हिंदुओं और सिखों के ज़माने की। कुछ पर बड़ी अच्छी खुदाई है, लकड़ी के दरवाज़ों पर बड़े नक्शो निगार बने हुए हैं। दरिया की समत खुलती हुई खिड़कियों से नज़ारा भी आंखों के रास्ते रूह में ठंडक उतारता होगा। मगर ये इमारतें किन लोगों की हैं और इन मकानों और दुकानों के मालिक कौन हैं? मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता जब सड़क पर मेरे साथ साथ चलते हुए राहगीर मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे थे, सर ये इमारत मेरी थी, उन्होंने छीन ली। सर ये जनरल स्टोर मेरा था, उन्होंने जब्त कर लिया। और ये नोहा इस बोल पर ख़त्म हुआ कि सर उस मकान में मेरा इकलौता बेटा रहता था, उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। ज़मीनें शादाब होती हैं, बस्तियां आबाद होती हैं, लेकिन आबादियां मजलूम भी हो सकती हैं। ये भेद मुझ पर कालाबाग में खुला। खल्क़ खुदा ने उस दिन मुझसे जो कुछ कहा गायबाना नहीं, मर्दाना वार कहा। वो आप अभी थोड़ी देर बाद सुनेंगे। पहले आइए कश्ती के रास्ते कालाबाग की जानिब बढ़ें और इस शहर के उस मल्लाह से बातें करें जिसकी बातों की आड़ से कैसा मायूस और कैसा उदास जहन झांक रहा है। कश्ती लहरों पर डोल रही थी, पानी पर पतवार के थपेड़े पड़ रहे थे। मेरे मल्लाह की ज़िंदगी इसी कश्ती से वाबस्ता थी। उसका नाम हयात मोहम्मद था। मैंने उससे पूछा कि हयात मोहम्मद, आप ये कश्ती कब से चला रहे हैं? जी उम्र भर तो किसी चले और कोई काम को नहीं। क्या आपके बड़े भी यही काम करते थे? ये काम करना जनाब, ये काम करना। कब आप सुबह कितने बजे कश्ती चलाना शुरू करते हैं? 8 बजे जनाब। और शाम कितने बजे तक चलाते हैं? 6 बजे तक चलाते रहिए। जी हाँ। अच्छा, तो कौन लोग आपकी कश्ती में ज़्यादा बैठते हैं? जनाब जरा आवे ना बावे ना को किस्मत होवे तो नसीब नाल गले मुकदर। आप सुबह से शाम तक कितने पैसे कमा लेते होंगे इस काम में? जनाब किसी वक्त 20 बाण जाना है, किसी वक्त 100 बाण वेना है, किसी वक्त 50 बाण वेना है। खर्चे ये यार थी ना। आपके बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं। क्या वो भी कश्ती चलाते हैं? नहीं जनाब, वो मजदूर है ना, काम कर रहे हैं। कोई बच्चा स्कूल में तालीम नहीं स्कूल में एक बच्चा है जरा स्कूल में है, और कोई नहीं। वो बड़ा होके क्या करेगा? वह तो खुदा जाने, उसका नसीब अपना मुकद्दर। और जो बच्चे मजदूरी करते हैं वो मजदूरी करते हैं जनाब, बाल बच्चेदार हैं। बड़े बच्चे? जी हाँ, बड़े बच्चे हैं, हमारे को कोई चीज़ नहीं देता है। ये दरिया जिसका नाम दरिया सिंध है, ये दरिया के बारे में आप क्या महसूस करते हैं? कैसे लगता है दरिया आपको? दरिया जनाब बहुत अजब चीज़ है। था को बाहर तो रे रही थी ना, सारी रोज ये थे इतना ही है, मसल गल करना था आसे पास थी ना था। इस दरिया के लिए आप अपने दिल में कोई मोहब्बत, कोई लगाव महसूस करते हैं? मोहब्बत जनाब कह रही है, लाचारी है, मजबूरी है, रोटी तक कमावनी, ये चीज़। जिस दरिया से उसकी रोज़ी बंधी है, उस दरिया से अपने ताल्लुक़ को वो मोहब्बत का नाम देने के लिए तैयार नहीं। हालात ने इन लोगों के जहन का यह हाल किया है कि इस रोज़गार के ताल्लुक़ को भी वो लाचारी और मजबूरी का नाम दे रहा था उस रोज़। कश्ती से उतरकर, सीढ़ियाँ चढ़कर, पुराने ज़माने की शानदार इमारतों के खंडरों को फलांग कर, ऊपर पहाड़ी चट्टानों के दरमियान नमक की तहें देखता हुआ मैं कालाबाग की दरमियानी सड़क पर बाजार में पहुंचा और एक शख्स से गुफ्तगू करता चला तो ज़रा देर में काफिला बन गया। हर शख्स अपने दुख बताना चाहता था, हर एक अपना दामन उठाकर अपना घाव दिखाना चाहता था। सबसे पहले सिद्दीक मिले।
काला बाग के बल्दिया के चेयरमैन हैं। मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान तो सन 47 में आज़ाद हुआ था, मगर काला बाग 5 जुलाई सन 1979 को आज़ाद हुआ। कागजात में तो जागीरदारी का खात्मा हुआ, मगर अपनी ज़ात में जुल्म फलता फूलता रहा। मैंने सिद्दीक से पूछा, बताइए यहाँ क्या होता था? यहाँ ये होता था जी कि हर आदमी से मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कैटेगरी में लोगों से ये बेगार लेते थे। यहाँ उनकी एक निजी जेल थी। जो आदमी यहाँ उनको या नहीं करता था, उनका हुक्म नहीं मानता था, वो उसको वहाँ भेज देते थे। हमारे कई अफराद को उन्होंने अभी तक 3 आदमी हमारे वापस भी नहीं आए। 1977 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक तहरीक चली थी, आपको याद होगा, यही मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी थे इनके मुकाबले में। तो उन्होंने इसी बाज़ार से 11 आदमियों को पकड़ा था। तो 8 आदमी हमारे वापस आए। 3 अफराद हमारे अभी तक गायब हैं, जिनकी लाशों का भी पता नहीं है। काला बाग में अब हालात क्या हैं? मसलन ये कि आप बताइए कि सेहत, तालीम, रिफाए आमा, तामीरात। वो ये है कि जो भी शख्स पहले तो उन्होंने हमें बैकवर्ड रखा। सबसे बड़ी जो मुसीबत थी, कोई भी हमारा आदमी था वो मैट्रिक पास भी नहीं था। अगर वो मैट्रिक पास, ये स्कूल आप देख रहे हैं, यही स्कूल अंग्रेज़ों के वक्त से आ रहा है। यानी मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान जब गवर्नर था, उसने एक सड़क तक हमारे लिए नहीं बनवाई, हमें बैकवर्ड रखा। इसके बाद जो पिछला एमएनए हमारा आया था मकबूल अहमद ख़ान, जो कि मिनिस्टर भी रहा है, हमने उसको भारी अक्सरियत से जहाँ से जिताया था। तो हमने उनको एक ही डिमांड की थी, वो ये था कि एक तो हमारे वो 3 आदमियों को तलाश करो, चाहे वो ज़िंदा हैं चाहे मुर्द हैं। दूसरा, हमारे इलाके में कॉलेज बनवाओ ताकि हमारे लोग समाजी तौर पर, जो तालीमी तौर पर वो आगे आएँ, ताकि इनका मुकाबला उस तरीके से किया जा सके। क्योंकि जो जंग हम अब लड़ रहे हैं वो वहशियाना जंग है। लोग अनपढ़ हैं, उनको समझ भी नहीं है कि हमने क्या करना है। जब वो तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि वो अपनी टेक्निकल जंग फिर वो शुरू हो जाएगी। तो इन लोगों ने हमें जो 1985 में जो हमारा एमएनए इलेक्ट हुआ था, उसने इस मसले पर भी कोई तवज्जो नहीं दी। तो अब जब वो हमारे सामने आया तो हमने उसको कहा है कि भाई आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया था, लिहाजा हम आपका वोट नहीं देंगे। हमने मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान न्याजी को जितवाया और उसके सामने सिर्फ एक ही डिमांड रखी है कि हमारे इलाके को आप तालीमी मैदान में आगे लाएँ। ये ज़िला का सबसे दूसरा बड़ा शहर है काला बाग, तारीख़ी, बहुत बड़ा तारीख़ी शहर। वैसे भी आबादी के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से ये दूसरा बड़ा शहर है। मगर तालीम के मामले में पसमानदा है, बहुत ज़्यादा पसंद। बेटे आप स्कूल जाते हैं तालीम पाने? जी हाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th। बेटे आप स्कूल जाते हैं? नहीं जाते? नहीं जाते, जाएंगे? बेटे आप स्कूल में पढ़ते हैं? जी हाँ, किस क्लास में? 3री में। आपने तालीम पाई? नहीं सर, मैंने मैट्रिक के बाद यहाँ कॉलेज ही नहीं थे, इसलिए मैं पढ़ ही नहीं सका। आपने तालीम पाई? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आपने तालीम पाई? नहीं जी। आपने स्कूल या कॉलेज में तालीम पाई? नहीं जी। आप क्या कह रहे हैं? मैं लोहार का काम करता हूँ, मैं एक जमात भी नहीं पढ़ा। अब आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन में जो अब उम्मीदवार चुना गया है उससे इस शहर के मसले कुछ हल हो जाएंगे? बिल्कुल उम्मीद तो है जी, हल हो जाएंगे। अगर इस उम्मीदवार ने भी आपको मायूस किया तो अगले इलेक्शन में आप लोग क्या करेंगे? दूसरा चुनेंगे जी। हम इनको तो वोट नहीं देंगे ना। जी बिल्कुल, और दूसरा फिर चुनेंगे। ये गुफ्तगू मैंने काला बाग की सड़कों पर दिसंबर 1988 में रिकॉर्ड की थी। इतना अरसा गुजरने के बाद अब मैंने पिछले दिनों काला बाग टेलीफोन किया और एक सरकर्दा और सरगर्म शहरी काजी अमीर अब्दुल्ला साहब से पूछा कि अब मुझे बताइए कि इलाके के अवाम के नुमाइंदे ने इस दौरान इस इलाके के लिए क्या किया। जी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को हमारे काला बाग के अवाम ने और हम सब ने मुत्तफिका तौर पर नुमाइंदगी का हक दिया था और उन्हें 100% वोट दिए थे काला बाग से और बहुत ही माज की तरफ से। मगर अफसोस है कि न तो वो अगवा शुदगान के मसला में हमारी इमदाद कर सकें, न ही वो हमारे तालीमी मसाइल को टच कर सकें और न ही यहाँ रोजगार का मसला हल कर सकें, बल्कि इवन बनी अफगान पर बेपनाह मुजालिम हो रहे हैं, गरीब लोगों पर, मुजारों पर और उन लोगों पर बेपनाह तशद्दुद हो रहा है। झूठे मुकदमात सैकड़ों की तादाद में दर्ज हो रहे हैं, लेकिन मौलाना न्याजी साहब ने टस से मस नहीं किया। ये थे काला बाग के काजी अमीर अब्दुल्ला। आइए आगे चलें। काला बाग के बाशिंदों के साथ साथ कौमी इंतखाबात हो चुके थे। जैसा कि आपने भी सुना, मुल्क में जमहूरियत कायम हुए चंद रोज़ गुजर चुके थे। हम बाजार में चले जा रहे थे। चलते चलते मैंने एक शख्स से पूछा, अब आपका क्या ख्याल है, काला बाग के हालात ठीक हो जाएंगे? काला बाग के जो अंदरूनी हालात हैं, लोगों का आपस में इत्तेफाक प्यार मोहब्बत सही है, लेकिन जो इनको जो दुख और तकलीफ है वो नवाब जदगान काला बाग की वजह से। ये पैदाइशी तौर पे हमारे लोगों के साथ
हमारे वजूद को यह तस्लीम नहीं करते। मुख्तसर बात। उन्होंने कहा मुख्तसर बात है, मगर मुझे पता है बड़ा तवील किस्सा है। हम बाजार में चले जा रहे थे। फिर मैंने एक और शख्स से पूछा कि माशाल्लाह और आमरीत का खात्मा हुआ, अब कालाबाग के हालात कैसे हैं? आप मुतमईन हैं या अब भी कोई शिकायत है? बहुत ज़बरदस्त शिकायत है। क्या? अगर आप मेहरबानी कर सकें तो इन जो ये नौज़ादगान है ना, इनको किसी न किसी तरीके से कोई हुकूमत इनको अभी तक नहीं रोक सकी। अभी तक इन्होंने ये हालिया इलेक्शन से पहले की बात है कि इन्होंने बनी अफगान पर कत्लेआम किया और इसके बाद पुलिस और फौज का या वहाँ पे जमघटा इकट्ठा कर दिया। उन बेचारों ने अपना एरिया छोड़ दिया है। अब हजारों आदमी बेकार हो गए बेकार हो गए और अभी तक वही हैं। ये सन 77 के इलेक्शन में हमारे 11 आदमी अगवा थे, जिसमें से 8 उन्होंने कीमत दे के वापस किए, 3 अभी तक लापता हैं। FIR दर्ज है। मेरा वारस लड़का था, वो कत्ल और रांसी में हो गया। इनके खिलाफ FIR दर्ज है। इनकी हुकूमत पूछती भी नहीं। खुदा राय बेनजीर बैठे, हमें तो खुशी होगी कि गरीबों को इंसाफ मिले। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारा इंसाफ जरूर होगा। यह गुफ्तगू मैंने दिसंबर सन 88 में रिकॉर्ड की थी। अब मैंने बल्दिया कालाबाग के चेयरमैन सिद्दीक से टेलीफोन पर राब्ता कायम किया और पूछा कि सन 77 में शहर की सड़क से जो 11 अफराद उठाए गए थे, जिनमें से 8 किसी न किसी तरह लौट आए थे और 3 बदस्तूर लापता थे, इस दौरान उनका क्या हश्र हुआ? अब मुझे बताइए कि उन 3 की क्या खबर है? उन 3 की ये खबर है जी, जो हमें जो इतलात मौसूल हुई है वो ये है कि इन लोगों ने उनको जिंदा जला दिया है। क्योंकि जो लोग सामने नहीं आते, कम से कम हमें बता देते हैं कि इस तरह बातें हुई हैं। गवर्नमेंट को भी पता है, खालिद पाल की इंक्वायरी में भी ये बात हुई थी, सामने आई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि पंजाब गवर्नमेंट और मरकजी गवर्नमेंट, हम तो दोनों से नाला हैं कि उन्होंने हमें क्या इंसाफ दिया है दोनों ने। यानी हम तो किसी से ये उम्मीद रख के नहीं बैठे कि वो हमें इंसाफ देंगे। हमें तो पता है कि जो इंसाफ हासिल करना है वो हमने अपने जोर बाजू से करना है। हमें कोई दुनिया की ताकत ये इंसाफ न किसी नवाब को गिरफ्तार कर सकती है और न ही हम तवक्को रख रहे हैं इस बात की, और ना हम किसी खुशफहमी में हैं। हम बाजार में चले जा रहे थे। झुका हुआ, बोझ में दबा हुआ एक शख्स मेरे साथ साथ चल रहा था। दुखों ने उसके चेहरे पर शिकनें डाल दी थीं और हर शिकन किसी मलसी की बयास थी जैसे। मैंने उससे पूछा, अब कैसे हालात हैं कालाबाग के? कुछ बेहतर हुए या नहीं? कुछ अच्छे हैं, लेकिन ये जो जालिम लेकिन है बहुत जालिम है। अभी बनी अवाम ने जो इन्होंने जुल्म किया है, बहुत जालिम इंसान है। इन्होंने अपने बाप को भी कत्ल कर डाला। हमारे ऊपर इतना जुल्म करते थे जितना कोई अंदाजा नहीं पाया। अल्लाह ताला इनको बर्बाद करे। और अखबार की इत्तलाएं ये हैं कि कालाबाग के नवाब मुजफ्फर खान और उनके मुसल्ला मुहाफिज अपनी जागीरों में घूम रहे थे कि बनी अफगाना ने नवाब साहब को गोलियों से छलनी कर दिया। किसी ने कहा कि कुदरत ने बनी अफगाना के उस 9 उम्र लड़के का हिसाब यहीं चुका दिया जो अपनी बकरियां चराता हुआ भूले से नवाब साहब की ज़मीनों में चला गया था और जिसके बदन को नवाब साहब के आदमियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। सनसनाती हुई गोलियों का खोलता हुआ शीशा कितने ही बदन छलनी करे, जिंदगी के कारोबार कभी रुका नहीं करते। सुनिए कि उसी रोज़ उसी कालाबाग में मैंने एक शख्स के मुंह से आज़ादी आज़ादी के अल्फाज भी सुने। उसी बाजार में मुर्ख की यखनी की एक दुकान थी। बाहर छिले हुए उबले हुए मुर्ख टंगे थे और पतीलियों में उनकी यखनी पक रही थी और दुकान के अंदरूनी हिस्से में ज़रा अंधेरा था और टेलीविज़न पर हिंदुस्तानी फिल्म चल रही थी और शहर के कोई 2 दर्जन बेमसरफ बेकार जवान बैठे ये फिल्म देख रहे थे। कोई दिल दहला देने वाला मंजर था। कोई मजलूम लड़की थी, कुछ जालिम उसकी आबरू पर हमला कर रहे थे। देखने वाले नौजवानों ने अपने शाने ऊंचे कर लिए थे, सांसें रोक ली थीं और हाथ अपनी टांगों में दबाकर आंखें यूं फाड़ रखी थीं कि इस मंजर की कोई तफसील देखने से न रह जाए। ये VCR कौन चलाता है? ये चलाता है। अच्छा,
ये आपका VCR है? जी साहब। ये आप ये लोगों को क्या टिकट दे के दिखाते हैं? टिकट से बगैर है जनाब, जो चाहे आगे जो देख। खाने पीने के लिए तफरी, कोई टिकट नहीं है। कोई इस पर लॉटरी भी निकालते हैं आप? कोई चीज़ भी नहीं, यही सौदा बेचने के लिए गाहक राजी खुशी रहे। आज़ादी आज़ादी बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल मुफ्त, बोर्ड लगा हुआ है ये सामने जनाब। ये रोज कितनी फिल्में चलाते हैं आप? 2-3 सारे दिन में चलाते हैं जी। और कितने लोग देख जाते हैं दिन भर में? ये तो जी और तकरीबन कोई 100-150 सेंचुरी हो जाती है।